नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध का देश, लॉर्ड चैतन्य का देश, स्वामी विवेकानंद का देश, लैंड ऑफ टेम्पल्स, द ग्रेट इंडिया, और फिर 200 साल की गुलामी से मुक्त होने के बाद आजादी की हवा में सांस लेता, अपने पुनर्नवा अस्तित्व को तलाशता भारत। क्या वही भारत था जिसकी कल्पना देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले वीरों ने की थी? आइए सुनते हैं बंगला साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री बिमल मित्र जी की कहानी अमेरिका। मिस्टर रिचर्ड ने कहा, कहानी शुरू से कहूं या अंत से? कलकत्ते से बंबई जाने के रास्ते में ही मिस्टर रिचर्ड से जान पहचान हुई। केवल 4 घंटे की बातचीत। शाम 6 बजे दमदम से हवाई जहाज से रवाना हुआ था। वाईकाउंट में मिस्टर रिचर्ड का सीट नंबर था 3C और मेरा 3D। हम बिल्कुल आसपास बैठे थे। शायद मिस्टर रिचर्ड तब बातचीत करने के मूड में थे। उसी ने पहले बातचीत शुरू की। बोला, आर यू अ वेजिटेरियन? क्या आप शाकाहारी हैं? मैं शाकाहारी हूं या नहीं, मिस्टर रिचर्ड को इस पर माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। समझ गया, वह बगल के आदमी से गपशप करना चाहता है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सी बातें हुई कि हिंदुस्तान आजाद हो गया है। 13 वर्षों के दरमियान क्या क्या उन्नति अवनति हुई है, क्या क्या नहीं हुई है, यही सब बंधी बंधाई बातें। विदेशियों के लिए ये सब बातें प्रिय होती हैं। मिस्टर रिचर्ड पहले पहल हिंदुस्तान आया है। गौतम बुद्ध के देश में, लॉर्ड चैतन्य के देश में, स्वामी विवेकानंद के देश में, लैंड ऑफ टेम्पल्स, द ग्रेट इंडिया। उधर कश्मीर है, इधर कुमेरिका, द हिमालयाज और द गैंजेस। बनारस के साधु, मथुरा के पंडों, वृंदावन के भिकमंगों और दिल्ली के तांगे वालों के संदर्भ में चर्चाएं चली। सब कुछ देखने सुनने के बाद कलकत्ता आया था। वहां चौरंगी के एक होटल में टिका था। अब अपने देश अमेरिका लौटकर जा रहा था। कलकत्ता का नाम सुनते ही मुझ में थोड़ी सी उत्सुकता जगी। कलकत्ता आपको कैसा लगा? मैंने पूछा। मिस्टर रिचर्ड मेरी ओर मुड़कर बोला, कहूं? मैंने कहा, कहिए ना। मिस्टर रिचर्ड ने कहा, कहानी शुरू से कहूं या अंत से? मैंने पूछा, इसका मतलब? मिस्टर रिचर्ड ने कहा, कलकत्ते के एक होटल में महज 1 दिन ही टिका हूं। 1 दिन के अनुभव के बल पर किसी देश के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर पहले ही दिन एक घटना घटी। उस घटना के संदर्भ में कहूं तो आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, क्योंकि मैं अंत नहीं देख सका। फिर शुरू से ही कहिए, मैंने कहा। मिस्टर रिचर्ड ने कहा, घटना पहली ही रात घटित हुई। प्लेन पहुंचा था तीसरे पहर 4 बजे। एरोड्रम से सीधे होटल गया। आलीशान होटल है, पहले से ही रूम रिजर्व करवा रख लिया था। स्टुअर्ट्स बॉय, बावर्ची, मैनेजर, कैशियर, बॉर्डर सभी पर मेरी निगाह गई। सभी ने मेरा बहुत ही केयर किया। मैं क्या खाता हूँ, क्या खाना पसंद करता हूँ, हॉट या कोल्ड, कौन सा पेय पसंद करता हूँ, मुझे कब किस चीज की जरूरत पड़ती है, सारी बातों की पूछताछ की। हॉग मार्केट जाकर मैंने 2-4 चीजें खरीदी। देखा, बंगालीज आर फनी पीपल। अब भी ये लोग विदेशियों को देवता समझते हैं।
हालांकि 13 साल पहले ही ये लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। मिस्टर रिचर्ड ने एक सिगरेट सुलगाई। उसके बाद मैंने पूछा। मिस्टर रिचर्ड कहने लगा, आप लोगों का यह कैलकाटा अतीत का सेकंड सिटी इन द ब्रिटिश एम्पायर बहुत ही खूबसूरत लगा। पश्चिम में इतना बड़ा मैदान, सिटी के बीच इतना बड़ा खुला मैदान कहीं भी नहीं देखा है। गवर्नर्स हाउस भी देखा। आप लोगों के लेट महात्मा गांधी ने कहा इंडिपेंडेंस के बाद उसे म्यूजियम बनाया जाएगा। सोचा था म्यूजियम देख लूं। मेरे बंगाली गाइड ने कहा वैसा नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो अच्छा ही किया है। इतने दिनों तक स्ट्रगल करने के बाद अब थोड़ा आराम करना नेचुरल है। सुनने में आया है पहले का सब कुछ मौजूद है। वही गार्ड ऑफ ऑनर, 8 घोड़ों का बॉडीगार्ड, A.D. कॉन्ग, ब्रिटिश लेगेसी का जो कुछ था, इंडियन लोग सभी को पूरे तौर पर भोग रहे हैं। देखने के बाद मैं बहुत ही खुश हुआ। हाँ, यह जरूर देखा कि आप लोगों ने मैदान में जनरल आउटराम का स्टैचू हटा दिया है और वहां महात्मा गांधी का स्टैचू बिठा दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। कैलकाटा देखने के बाद खुशी हुई। इतने दिनों तक मिस मेयो और अल्डस हक्सले की किताबों में जो कुछ पढ़ा था सब असत्य है, प्रोपेगेंडा है, विलिफिकेशन है। मैं शाम के वक्त टेरेस पर खड़ा खड़ा सिटी देख रहा था और सोच रहा था कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिटी का निर्माण किया था और आज इतने दिनों के बाद कहाँ गई वह ब्रिटिश रात, कहाँ गई क्वीन विक्टोरिया जिसने इसे ब्रिटिश एम्पायर में अंतर्भुक्त कर लिया था। इतिहास में मैंने पढ़ा है उस दिन इंडियनों ने क्वीन विक्टोरिया को मां कहकर अभिनंदन का तार भेजा था। आज वही कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुका है। यह ब्रिटेन का प्राइड है, इंडिया की ग्लोरी है। बहुत ही अच्छी बात है, ब्यूटीफुल। उसके बाद डिनर लेकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। बॉय मुझे कॉफी सर्व कर गया। गाइड बुक पढ़ते पढ़ते मैं नींद में खो गया। पता नहीं कितनी रात बीत चुकी होगी कि एकाएक दरवाजे पर दस्तक पड़ी। मैं उठकर बैठ गया। अंदर से ही पूछा, कौन? Who's that? कुछ देर खामोशी छाई रही। जवाब ना मिलने पर मैंने दरवाजा खोला। देखा मेरा बॉय हुकुम अली है। हुकुम अली अपना सिर झुकाकर बार बार सलाम करने लगा। हुकुम अली तीसरे प्रहर से ही मेरी सेवा कर रहा है। बहुत ओबीडिएंट सर्वेंट है। समझ गया, ब्रिटिश शासन के वक्त से ही फॉरेनरों को सर्व करते करते हुकुम अली अदब कायदे का पाबंद हो चुका है। हुकुम अली ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ करें। क्या बात है हुकुम अली, क्या चाहते हो? हुकुम अली ने कहा, हुजूर एक साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कौन है वह? अब तक मेरी निगाह नहीं पड़ी थी। टेरेस के कोने में से अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। अब वह हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। अमेरिकन हवाई कोट और ट्राउजर पहने, यंग मैन ऑफ 30, ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र का होगा। देह का रंग ब्लैक टैन, हाथ में लेदर पोर्टफोलियो बैग। निकट आते ही बोला, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैंने कहा, गुड इवनिंग, यस। यंग मैन बोला, डू यू वांट आर्टिस्ट सर? आपको आर्टिस्ट चाहिए? आर्टिस्ट? मैं अवाक हो गया। आर्टिस्ट? किस चीज का आर्टिस्ट? किस चीज का? तस्वीर बनवाने के लिए? मेरी तस्वीर बनाएगा? पोर्ट्रेट? कुछ भी समझ में ना आया। मैंने दोबारा पूछा, आर्टिस्ट? यंग मैन बोला, वेरी गुड आर्टिस्ट सर, यंग एंड ब्यूटीफुल। इसका मतलब? यंग मैन बोला, गर्ल सर,
कॉलेज गर्ल्स, मेरे पास सैंपल की तस्वीरें हैं, देखिए। यह कहकर उसने अपना पोर्टफोलियो बैग खोला और ढेर सारे फोटोग्राफ बाहर निकाले। बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें थी, यंग स्वीट गर्ल्स, बहुत ही सुंदर चेहरे, वेल ड्रेस्ड, लगभग 1 दर्जन। तस्वीरों को दिखाते हुए कहने लगा, आपको जो भी जचे पसंद कर ले, सभी रिस्पेक्टेबल सोसाइटी की गर्ल्स हैं। देखिए, यह है मिस लॉलिटा, इसकी उम्र है 19 और इसकी 17, और यह जो बॉब बालों वाली है, यह पंजाबी गर्ल है। मेरे पास आपको हर किस्म की आर्टिस्ट मिलेगी, चाइनीज, बर्मन, ऑल वेराइटीज। मुझे खामोश पाकर यंग मैन ने और भी ज्यादा कहना शुरू किया, हो सकता है आपके पास दूसरे एजेंट भी आए, हो सकता है वे बहुत तरह के पिक्चर दिखाएं, लेकिन बात यह है कि आपको मेरे पास कोई डिसऑनेस्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मेरे स्टॉक से दूसरे एजेंटों की तुलना करने पर आपको अलगाव समझ में आ जाएगा। आप फॉरेनर हैं, आपको धोखा देकर इंडिया के नाम पर मैं बदनामी की कालिक नहीं पोतना चाहता। इसके बाद तस्वीरों को उलट पुलट कहने लगा, हो सकता है आपको मेरी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हैं विदेशी पाकर हो सकता है मैं रात के वक्त आपको ठग लूं। असल में इस लाइन में हर कोई धोखा खा जाता है। हाँ, मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि मैं भले घर का लड़का हूँ और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। यह कहकर उसने बैग से एक कार्ड बाहर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। देखा, कार्ड में अंग्रेजी में लिखा है, SC चक्रवर्ती, आर्टिस्ट सप्लायर। हुकुमाली तब दूर खड़ा था, अब हिम्मत बांधकर वह आगे बढ़ आया। बोला, हुजूर, यह साहब होटल के साहबों की हमेशा से खिदमत करता आ रहा है। आज तक फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका से जितने साहबान आए हैं, सभी को इन्होंने ही आर्टिस्ट सप्लाई की है। चक्रवर्ती बोला, इन लोगों को सब कुछ मालूम है सर, इन लोगों से मेरा बहुत दिनों से कारोबार चल रहा है। आपको मेरे पास कोई फ्रॉड नहीं मिलेगा, विश्वास कर एक बार टेस्ट करके देखिए। इसके अलावा कार्ड तो आपके पास रहेगा ही। मैं तब विस्मय विभोर हो गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, यंग हैंडसम चेहरा, फिर यह इस प्रोफेशन में क्यों आया? मैं बहुत जगहों का चक्कर काट चुका हूँ, कैरो, बेरूत, ईरान, पेकिंग, फार ईस्ट और मिडिल ईस्ट के तमाम शहरों को देख चुका हूँ। वहाँ के होटलों में रात गुजार चुका हूँ, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। एक बार की होटल के अंदर। मुझे खामोश पाकर चक्रवर्ती में एकाएक उत्साह उमड़ आया। बोला, रेट के बारे में आप चिंता मत करें, मेरा रेट हालांकि फिक्स्ड है मगर कंपैरेटिवली चीप, बहुत ही सस्ती, घंटे में 50 रुपए, 50 रुपीस। मैंने अचानक पूछा, होटल के मैनेजर से परमिशन मिल चुका है? मेरी बात सुनते ही यंग मैन चौंक उठा। परमिशन? हाँ, तुम जो यह आर्टिस्टों का कारोबार कर रहे हो, होटल के अंदर आए हो, मैनेजर को इसका पता है? मैनेजर से अनुमति मिली है? चक्रवर्ती की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसने हुकुमाली के चेहरे की ओर आंखें दौड़ाई। बोला, सर, इसके लिए परमिशन की क्या जरूरत है? परमिशन मिल चुका है या नहीं, यही बताओ। मेरे गले की आवाज सुनकर वह पजल्ड हो गया, दुविधा में पड़ गया। देखिए, आप लोगों के होटलों का कोड कितना अजीब है। टूरिस्ट इंडिया का भ्रमण करने आते हैं, सभी को मालूम है कि उन लोगों के पास बहुत पैसा रहता है। टूरिस्ट पर नजर पड़ते ही हर कोई चीजों की कीमत महंगी मांगते हैं। उसका कोई कारण हो, फिर भी बात समझ में आती है।
तमाम ईस्टर्न देशों की यही हालत है। उसमें वैसा कोई खास दोष नहीं, मगर खास कैलकाटा के रिस्पेक्टेबल होटल के अंदर यह कैसा कोड है सोच सकते हैं। और उस पर कहता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। फिर कहता है कॉलेज गर्ल, रिस्पेक्टेबल सोसाइटी गर्ल। मुझे तभी शक हुआ, जरूर ब्लफ दे रहा है। मुझे टूरिस्ट पाकर ब्लफ दे रहा है। सड़क के फुटपाथों पर ऐसा घटता है और घटना भी स्वाभाविक है, मगर एक बागरी होटल के अंदर फिर क्या तमाम लोगों को शेयर मिलता है? मैनेजर, बावर्ची इत्यादि तमाम लोगों का हाथ है। मैंने कहा, परमिशन मिला है या नहीं जल्दी बताओ, क्विक। अब की नौजवान जैसे डर गया और उसने पीछे हटने की कोशिश की। हुकुमाली अब तक खड़ा था, वह झट से आंखों से ओझल हो गया। नौजवान भी भाग जाएगा यह सोचकर मैंने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। चलो मैनेजर के पास चलो, मैंने कहा। मेरा रंग ढंग देखकर नौजवान भय से कांप उठा, लगा रो देगा। मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपसे माफी मांगता हूं सर, उसने कहा। नो नेवर। यह कहकर मैंने नौजवान का हाथ कसकर पकड़ा। मेरी ताकत के मुकाबले वह ठहर सकता है भला? मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। मैं तुम्हें पुलिस को हैंडओवर कर दूंगा, चलो। नौजवान कहने लगा, छोड़ दीजिए सर, मैं फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगा, मैं आपको जुबान देता हूं सर। रात के उस अंधेरे में उसका चेहरा बहुत ही दयनीय जैसा हो गया। बहुत ही पैथेटिक था वह चेहरा, बड़ा ही असहाय। समझ गया, यह भी इन लोगों का छल कपट है। मेरे सामने ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, पर दूसरी रात किसी टूरिस्ट का कमरा फिर से खटखटाएगा। उससे भी कहेगा, डू यू वांट आर्टिस्ट? पोर्टफोलियो से फिर से तस्वीरें निकालकर उसे दिखाएगा। इस तरह की घटनाएं हमारे अमेरिका में घटित होती हैं। वहां इससे भी विभत्स कांड होते रहते हैं, लेकिन यहाँ इस इंडिया में यह तो हम लोगों की निगाह में लैंड ऑफ लॉर्ड चैतन्य, लैंड ऑफ गौतम बुद्ध, लैंड ऑफ महात्मा गांधी है। मैंने पूछा, तुम इस होटल के अंदर इतनी रात में कैसे आए? नौजवान ने विनम्रता के साथ स्वीकार किया, हुकुमाली को बख्शीश देकर। बख्शीश के तौर पर कितना पैसा दिया है? नौजवान ने कहा, 1 रुपया। कुछ देर तक मौन रहने के बाद बोला, आप मुझे छोड़ दें प्लीज, मैं जबान देता हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। यकीन मानिए, मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। अभाव की वजह से ही मैं यह काम कर रहा हूँ। मेरे बाल बच्चों को कई दिनों से भोजन नसीब नहीं हुआ है। मेरी वाइफ को टीबी हो गया है। मैं समझ गया, यह सब धोखेबाजी है, यह सब रटी रटाई बातें हैं। जब पकड़ में आ जाता है तो इन बातों को दोहराने लगता है। मैंने कहा, तुम ग्रेजुएट हो, इसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास डिग्री है? मुझे दिखा सकते हो? हाँ सर, दिखा दूंगा, कल लाकर आपको दिखा दूंगा। सोचा, वह छोकरा मुझे बेवकूफ समझ रहा है, कल इसका अता पता चलेगा। कल दिखाने से नहीं होगा, आज ही दिखाना पड़ेगा, मैंने कहा। आज? हाँ, आज ही। नौजवान बोला, मगर काफी रात हो चुकी है, इतनी रात में मैं आपको कैसे दिखाऊं? सर, मेरे पास तो है नहीं, घर पर है। मैं तुम्हारे घर पर चलता हूँ, चलो, मैंने कहा। आप मेरे घर पर चलिएगा इतनी रात में? मैंने कहा, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, इसका सबूत क्या है? आज ही रात तुम्हारे घर पर चलकर देख आऊंगा, चलो। नौजवान ने कुछ देर तक सोचा, फिर कहा, चलिएगा? मैंने कहा, हाँ, जाऊंगा, टैक्सी का किराया मैं दूंगा, इसके लिए तुम्हें सोचना नहीं है। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई
तो मैं तुम्हें पुलिस के हाथों सुपुर्द कर दूंगा। बी केयरफुल। नौजवान बोला, मगर मैं तो आपको अपना कार्ड दिखा चुका हूं। तब मुझे गुस्सा आ रहा था। बातचीत में जाया करने का वक्त मेरे पास नहीं है। आइदर तुम अपनी बात का सबूत पेश करो या पुलिस के हाथों हैंडओवर होने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने कहा। चलिए। अंततः नौजवान सहमत हो गया। बोला, मगर बहुत रात हो जाएगी, मेरा घर यहां से बहुत दूर है। सो रहे, मुझ पर जिद सवार हो चुकी थी। मन में सोचा, इंडिया आया हूं तो यहाँ के असली जीवन से साक्षात्कार कर लूं। जब होटल के तमाम बोर्डर नींद में खोए थे, सिर्फ नीचे के लाउंज में नृत्य और संगीत की आवाज आ रही थी। वह सब मैं बहुत देख चुका हूं। इंडिया आने के बाद वेस्टर्न नृत्य गीत के प्रति मुझ में कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि अमेरिकन हूं। इंडिया आया हूं और उसे ही देखने को लालायित हूं। लॉर्ड चैतन्य का देश देखना है, लॉर्ड बुद्ध का देश देखना है, फ्री इंडिया देखना है। मैं उस वक्त भी चक्रवर्ती का हाथ पकड़े हुए था। उसके हाथ उस समय भी थरथरा रहे थे। कितना पतला हाथ है। लगा, एक बार अगर मरोड़ दूं तो टूट जाएगा, मानो पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता है। फिर भी लगा, अगर भाग जाए, यदि पुलिस के डर से मेरा हाथ छुड़ाकर रात के अंधेरे में गायब हो जाए, तो मैं कहां कहां उसकी तलाश करता फिरूंगा। दरबान टैक्सी बुलाकर ले आया। टैक्सी पर सवार होकर मैंने चक्रवर्ती से कहा, इसे किधर चलना है, बता दो। उस वक्त चक्रवर्ती की जबान से जैसे एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। टैक्सी वाला चक्रवर्ती को जाना पहचाना जैसा लगा। उसे पता है कि कहाँ जाना है। बहुत दिनों से अनेक टूरिस्टों को लेकर अलग अलग स्थानों में जाता रहा है, अलग अलग मोहल्लों का चक्कर काटता रहा है। उसने सोचा है मैं भी वैसा ही टूरिस्ट हूँ, मैं भी किसी निश्चित स्थान में जाऊंगा। चक्रवर्ती को इसका कमीशन मिलेगा, टैक्सी वाले को भरपूर बख्शीश मिलेगी, जिस तरह सभी दिया करते हैं, जैसा कि नियम चला आ रहा है। यही वजह है कि टैक्सी वाले ने मुझे लंबा सैल्यूट किया था। इन बातों का मुझे पता था, इसलिए मैंने चक्रवर्ती से कहा, तुम उसे डेस्टिनेशन बता दो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती ने ड्राइवर को जगह का नाम बताया। टैक्सी तेज गति से भागने लगी। अचानक चक्रवर्ती ने कहा, आपको सर काफी तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्यों, तकलीफ क्यों होगी? बहुत दूर जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, कितनी दूर? चक्रवर्ती बोला, टालीगंज नामक एक स्थान है। टालीगंज? मैंने अपनी गाइड बुक खोली, रोशनी में ध्यान से देखने लगा। यह नाम मुझे कहीं नहीं मिला। उसमें बोटैनिकल गार्डन्स, विक्टोरिया मेमोरियल, लेक्स, जू गार्डन, गांधी घाट, म्यूजियम, इन सबों का नाम है, मगर टालीगंज का नाम नहीं है। टालीगंज क्या कलकत्ते के बाहर है? मैंने पूछा। चक्रवर्ती बोला, नहीं सर, कलकत्ते में ही है। चक्रवर्ती बोला, वहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता है सर, यह टूरिस्टों के देखने लायक जगह नहीं है। सो हो सकता है, शायद वह सबर्ब है, शहर का बैकवर्ड एरिया। टूरिस्टों को वैसी जगह ना दिखाना ही बेहतर है। कुछ देर के बाद मैंने पूछा, इतने इतने प्रोफेशन हैं, फिर भी तुमने इस तरह के प्रोफेशन को क्यों अपनाया? चक्रवर्ती बोला, मैं पहले सरकारी नौकरी में था सर। तनख्वाह के तौर पर मुझे 150 रुपए मिलते थे। इसके बाद मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? चक्रवर्ती बोला, एक बार दफ्तर में हड़ताल हो गई। मैं भी हड़ताल में था। मेरी नौकरी टेम्परेरी थी। नौकरी से मुझे हटा दिया गया। बताया कि मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट हूं, कि मैं कम्युनिस्ट हूं। तुम कम्युनिस्ट हो? मैंने पूछा। नहीं सर, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं। मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं।
मेरे अफसर को मुझ पर गुस्सा था। मैं देखता था हमारे अफसर स्टेशन वैगन लेकर पिकनिक मनाने जाते हैं, ऑफिस के चपरासियों को अपने घर पर ले जाते हैं। फिर भी मैंने किसी से कुछ भी न कहा। मैं जानता था कि हम किरानी बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और बड़े आदमी के लड़के, मिनिस्टरों के लड़के अफसर बनने के लिए पैदा हुए हैं। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था क्योंकि मेरी नौकरी टेम्परेरी थी। मेरे घर पर मेरी विधवा माँ है, वाइफ है, 2 माइनर बच्चे हैं। उन बातों की चर्चा करना मेरे लिए क्राइम के बराबर था। फिर भी तुम्हारी नौकरी चली गई? हाँ सर, यकीन कीजिए, 7 साल तक नौकरी करने के बावजूद मैं टेम्परेरी था। तब मेरा कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ था। यही वजह है कि मेरी नौकरी चली गई। नौकरी तो गई ही, उसके साथ मेरे वे 5 रुपए भी चले गए जो मैंने स्ट्राइक फंड में दिए थे। मैं समझ गया, तमाम बातें धोखेबाजी की हैं, सब कुछ असत्य। 7 वर्षों तक नौकरी करने के बाद कोई टेम्परेरी रह सकता है? सिर्फ स्ट्राइक करने के अपराध में किसी की नौकरी खत्म नहीं हो सकती है। लोग हमारे अमेरिका को चाहे जितना भी बड़ा कैपिटलिस्टिक कंट्री क्यों ना कह ले, वहां भी स्ट्राइक करने के कारण नौकरी नहीं जाती है। मन ही मन समझ गया, नौजवान मुझे ब्लफ दे रहा है। फिर भी मैंने खुलकर कुछ भी ना कहा। पूछा, उसके बाद सर बहुत बहुत जगह से आवेदन पत्र भेजे, नौकरी कहीं नहीं मिली। अब कितने दिनों तक निराहार रहूं? कब तक कर्ज के बल पर जीवन जीऊं? अब कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं था। मेरे तमाम दोस्त मित्रों की हालत मेरे ही जैसी थी। अंत में मेरी वाइफ बुरी तरह बीमार हुई। कोई उपाय न देखकर एक दिन डॉक्टर को बुला भेजा। तब बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी। डॉक्टर ने देखकर बताया कि टीबी है। फिर धोखा। समझ गया कि नौजवान मुझे फॉरेन टूरिस्ट पाकर संवेदना अर्जित करना चाहता है। मैं ऐसे लोगों को पहचानता हूँ। उसके बाद यह एजेंसी हासिल हुई। मैंने पूछा, एजेंसी का मतलब? चक्रवर्ती बोला, मुझे 0.5% मिलता है। टोटल इनकम पर मुझे 0.5% मिलता है। बाकी रकम ऑफिस में जाकर जमा करनी पड़ती है। तुम लोगों का कोई ऑफिस है? हाँ सर, मैं तो ठहरा कमीशन एजेंट। मोटा प्रॉफिट उन्हीं लोगों को मिलता है। तुम्हारा ऑफिस कहाँ है? वे लोग कौन हैं? मैंने पूछा। चक्रवर्ती का स्वर एकाएक विनम्र हो गया। मैं उन लोगों का नाम नहीं बता सकूंगा सर, एक्सक्यूज मी। क्यों? नहीं सर, माफ करें, मैं उन लोगों का नाम पता किसी भी हालत में नहीं बता सकता। मुझे आप कत्ल कर दें, फिर भी नहीं। उन लोगों ने मुसीबत के दिनों में मुझे नौकरी देकर मेरी मदद की है, बहुत भलाई की है, वरना अब तक मुझे भीख मांगने पर उतारू होना पड़ता। उन लोगों का नाम मुझसे बताने को मत कहें सर, ऐसा करने में मुझे पाप का भागीदार होना पड़ेगा। इसके अलावा आप तो चले जाइएगा, उसके बाद मुझे जिंदा कौन रखेगा? टैक्सी तीव्र गति में भागी जा रही थी। कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा हूँ, कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी गाइड बुक में इस तरफ के बारे में कोई ब्यौरा नहीं है। मैंने पूछा, और कितनी दूर जाना है? अब ज्यादा दूर नहीं जाना है सर, हम पहुंच चुके हैं। अब दाईं ओर चलिए सरदार जी। कुछ देर तक खामोश रहने के बाद फिर बोला, घर तो जा रहा हूं सर, मगर जाने के बाद क्या देखने को मिलेगा समझ में नहीं आता है। क्यों? चक्रवर्ती बोला, सुबह 7 बजे ही घर से निकला हूं सर, तब मेरी वाइफ को बेहद बुखार था। आज माँ ने डॉक्टर बुला लाने को कहा था। मैंने कहा था लौटते वक्त डॉक्टर बुला लाऊंगा। सुबह से जहां जहां गया खाली हाथ ही लौट आना पड़ा। सवेरे मिस्टर अग्रवाल के पास गया था। जाकर मैंने कहा, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, एक बार आप देख भर ले। लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, बताया कि वे कहीं और ही इंगेज्ड हैं।
चक्रवर्ती अजीब अजीब अनुभवों के विषय में बताने लगा। कैलकाटा के बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े मिल ओनर, बड़े बड़े मर्चेंटों के बारे में। तमाम लोग चक्रवर्ती के क्लाइंट हैं। सबसे उसने एक ही बात कही, एक ही तरह का प्रस्ताव रखा। जिस दिन तकदीर खराब रहती है वैसा ही हुआ करता है। चक्रवर्ती को महसूस हुआ जिस दिन उसे पैसे की सख्त जरूरत रहती है, तकदीर उसी दिन उसके खिलाफ सबसे ज्यादा साजिश करती है। आखिर में चक्रवर्ती ने पूरे कलकत्ते का चक्कर लगाया, परंतु उसे काम नहीं मिला। हर जगह से उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सुबह के वक्त निकला है और दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ है। चक्रवर्ती ने निराहार रहकर ही पूरा दिन गुजारा है। चक्रवर्ती बोला, पैसे के बगैर काम चलने वाला नहीं है। अंत में निराश होकर जब मैं सोच रहा था कि घर लौटूं या नहीं, एकाएक याद आया, आपके होटल में एक बार चलकर देखना चाहिए कि कोई फॉरेन टूरिस्ट है या नहीं। हुकुमाली ने बताया कि आज तीसरे प्रहर एक विदेशी टूरिस्ट आया है। उसको 1 रुपए का लालच देकर आखिर में मैंने कहा, डोंट ट्राई टू ब्लफ मी, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अब भी सावधान कर देता हूँ, मैं तुम्हारी भलाई देखकर भुलावे में आने वाला नहीं हूँ। मैं अमेरिकन हूँ। चक्रवर्ती बोला, रोकर मैं आपको भुलावे में लाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। रुलाई सुनकर आज इंडियन भी भुलावे में नहीं आते हैं सर। आप यकीन कीजिए सर, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेल जाने से मुझे कतई इनकार नहीं है, मगर मैं जेल भेज दिया जाता हूँ तो मेरी माँ, पत्नी, बाल बच्चे सभी मर जाएंगे सर। बिलीव मी, ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ। चक्रवर्ती ने ड्राइवर से एकाएक कहा, रोकिए। टैक्सी खड़ी हो गई। चक्रवर्ती बोला, उतरिए सर, यहाँ बहुत कीचड़ है, गाड़ी अंदर नहीं जा सकेगी, 5 मिनट पैदल चलना होगा। अजीब जगह थी वह। कैलकाटा सिटी में ऐसी जगह भी हो सकती है। अगर मैंने उसे देखा नहीं होता तो इसकी कल्पना करना भी मेरे लिए दुष्कर था। टेरेस में बैठकर उस स्थान का सपना देखना भी असंभव है। चक्रवर्ती बोला, आप जरा यहाँ रुकिए, मैं खुद सर्टिफिकेट ले आता हूँ। यह बात सुनते ही मैंने चक्रवर्ती का कोट कसकर पकड़ लिया। मुझे महसूस हुआ अब नौजवान सचमुच ही भाग जाने का मतलब काट रहा है। नो, आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैंने कहा। फिर चलिए। चक्रवर्ती मेरे आगे आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे पीछे। अंधेरी रात थी। हम लोगों को देखकर 2-4 कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। कुछ गाय रास्ते पर बैठी बैठी पागुर कर रही थी। वॉच की तरफ देखने पर पता चला कि रात के 1:30 बज चुके हैं, मिडनाइट। एकाएक चक्रवर्ती पीछे की तरफ मुड़ा। मगर आपको एक बात के लिए जबान देना पड़ेगा सर, चक्रवर्ती ने कहा। फिर ब्लफ, फिर धोखेबाजी। मैंने सोचा ये मिडिल क्लास बंगालीज आर वेरी स्लाई। इन लोगों की जैसी धोखेबाज जात दुनिया में कोई दूसरी नहीं मिलेगी। मैं भी एडमेंट था, मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं था। सोचा तकदीर में चाहे जो भी रहे, मैं इसका अंत देखकर ही रहूंगा। मैंने कहा, जबान क्या देना पड़ेगा। घर से निकलने के वक्त मैंने अपनी माँ से कहा था, ऑफिस से लौटते समय डॉक्टर ले आऊंगा। मैं आपको दिखाकर कहूंगा कि आप ही डॉक्टर हैं। बंगालियों की धोखेबाजी के सामने मैं पराजय नहीं स्वीकारूंगा। मन ही मन वही शपथ खाकर मैंने कहा, ठीक है, चलो। और एक बात, चक्रवर्ती ठिठक कर खड़ा हो गया। और एक बात, उसने कहा, आप यह मत कहिएगा कि मैं आर्टिस्ट सप्लाई करने वाला कमीशन एजेंट हूँ। क्यों, उन लोगों को पता नहीं है? नहीं सर, किसी को भी मालूम नहीं है। मेरी माँ को मालूम नहीं है, वाइफ और बच्चों को भी मालूम नहीं है।
यहाँ तक कि मोहल्ले के लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें यही मालूम है कि मैं इंश्योरेंस की एजेंसी में काम करता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी बातें मानूंगा। मैं तब किसी भी स्थिति के लिए तैयार था, विरोध क्यों करूं? चक्रवर्ती एक घर के सामने रुककर कुंडी खटखटाने लगा। माँ, माँ, ओ माँ। अंदर से फीमेल वॉइस आया। कौन? मुन्ना? मुन्ना, तू आ गया? मैं बंगला जानता नहीं हूँ, फिर भी अनुमान से पता लगा लिया। दरवाजे के खुलते ही देखा, एक बुढ़िया हाथ में लालटेन लेकर खड़ी है। मुझ पर नजर पड़ते ही संकोच से उसे घर बुलाया। मैं समझ गया चक्रवर्ती की मदर है। माँ बोली, इतनी रात तक कहीं बाहर रहा जाता है? मैं चिंता के मारे मरी जा रही थी। बहू छटपटा रही थी, अभी अभी सोई है। चक्रवर्ती बोला, ऑफिस के कामों के चलते जरा देर हो गई माँ। यह कहकर चक्रवर्ती ने घर के अंदर पैर रखा। मेरी ओर देखकर कहा, आइए सर। उसके बाद माँ की ओर देखकर बोला, डॉक्टर साहब को बुला लाया हूँ माँ। चक्रवर्ती की माँ ने मेरी ओर निहारा, उसके बाद बोली, अरे मुन्ना, ये साथ डॉक्टर क्यों बुला लाया? अपने मोहल्ले के फड़ी डॉक्टर को भी बुला लेने से काम चल जाता है। आजकल होम्योपैथी से भी बीमारी दूर हो जाती है। सो होने दो माँ। यह कहकर चक्रवर्ती मुझे कमरे के अंदर ले गया। कमरे की शक्ल देखकर मैं हैरान हो गया। कमरे के फर्श पर छोटे छोटे 2 बच्चे सोए हैं, नंगे बदन, कंप्लीटली नेकेड। छाती की पसलियां गिनी जा सकती हैं। पलंग पर उसकी वाइफ सोई है, आंखें अधखुली हैं। उम्र ज्यादा नहीं होगी, मगर पूरा चेहरा जैसे रक्तहीन है, ब्लडलेस। कितना पैथेटिक सीन है। दुनिया में इस प्रकार का भी दृश्य हो सकता है? अमेरिका इसके विषय में सोच तक नहीं सकता, कल्पना तक नहीं कर सकता है। एक ही कमरे के अंदर तमाम चीजें मौजूद हैं। पूरी गृहस्थी जैसे उस कमरे के अंदर ही सिमटी पड़ी है। मानो श्वास, वायु, प्राण, आनंद और यातना एक ही कमरे की दीवारों के बीच सीमाबद्ध है। चक्रवर्ती ने एकाएक कहा, माँ, जरा ट्रंक की चाबी दे दो। माँ चाबी देती हुई बोली, अभी ट्रंक की चाबी की क्या जरूरत पड़ गई? एक चीज निकालनी है। बिस्तर के कोने में 2 पेटियां सिलसिलेवार सजी हुई थी। चक्रवर्ती ने बिस्तर पर चढ़कर ट्रंक खोला। उसके बाद अंदर की तमाम चीजें एक एक कर बाहर निकालने लगा। बहुत सी बेकार सी चीजों का ढेर लग गया। बहुत खोज पड़ताल करने के बाद बोला, मिल गया सर, मिल गया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की डिग्री एक कागज के अंदर गोलाकार मुड़ी हुई थी। चक्रवर्ती ने उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने हाथ में ले तो लिया, मगर खोलकर नहीं देखा। अब खोलकर देखने की प्रवृत्ति भी नहीं रही। मैं उस क्षण जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था, मानो किसी ने मुझे अफीम खिला दी हो। मुझ में वहां से हटने की शक्ति जैसे ना रह गई हो। हाड़ मांस की एक देह पड़ी है, उसमें प्राण है या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। वह देह सुकड़कर तिरछी पड़ी है। मुझे महसूस हुआ जैसे वह चक्रवर्ती की वाइफ नहीं है, वह टीबी की पेशेंट नहीं है, वह एक नोट ऑफ इंटेरोगेशन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अब चक्रवर्ती मेरे पास खिसक आता है। उसने कहा, इसे खोलकर देखिए सर। देखिएगा, जेन्युइन डिग्री है, नीचे वाइस चांसलर का हस्ताक्षर है। मैं उस वक्त भी कमरे के अंदर खड़ा था, चुपचाप, खामोश। चक्रवर्ती ने धीमी आवाज में कहा, आप कुछ बोलिए सर, नहीं तो मेरी मां को संदेह होगा। सहसा एक बेबी रो पड़ी। चक्रवर्ती की मां ने उसे गोद में उठा लिया और बहलाने की कोशिश करने लगी। उसकी रुलाई सुनकर दूसरे बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया। उस रुलाई से रात के 1:30 बजे समस्त धरती प्रतिध्वनित हो उठी।
मैं यह भुला बैठा कि मैं अमेरिकन हूँ, भुला बैठा कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं फॉरेनर हूँ। यह सब मेरे प्रोग्राम के बाहर की चीज है कि मेरी गाइड बुक में इस स्थान का कोई नाम नहीं है। वहीं खड़ा खड़ा मैं जैसे पत्थर में परिणत हो गया। सर, चक्रवर्ती के गले के स्वर से मेरी चेतना वापस आई। चलो बाहर चले, मैंने कहा। चक्रवर्ती मेरे पीछे पीछे बाहर आया। मैंने कहा, तुम अपनी वाइफ को हॉस्पिटल क्यों नहीं भेज देते? इस तरह के मरीज को घर पर नहीं रखना चाहिए। एक ही कमरे में बाल बच्चे सभी रहें, यह भी तो डेंजरस ही है। चक्रवर्ती ने कहा, हॉस्पिटल में मेरी किसी से जान पहचान नहीं है सर। कोई मिनिस्टर या कोई एमएलए लिख दे तो हो सकता है। मैं क्या कहता? पॉकेट में हाथ डाला। करीब 700 रुपए थे। उन रुपयों को चक्रवर्ती की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये पैसे रख लो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, कीप इट, अपनी वाइफ का इलाज कराओ। रुपए मैंने जबरदस्ती चक्रवर्ती के हाथ में ठूस दिए। चक्रवर्ती किसी भी हालत में लेने को तैयार नहीं हुआ। बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? मैं लेने में असमर्थ हूँ। अंततः बहुत समझा बुझाकर मैंने उसे रुपए दे दिए और टैक्सी के पास लौट आया। टैक्सी को वहीं रुकने के लिए कह आया था। चक्रवर्ती मुझे छोड़ने के लिए आया। मैंने कहा, अच्छा यह तो बताओ कि तुम अपनी वाइफ और बाल बच्चों को खाना क्यों नहीं देते हो? चक्रवर्ती इस पर हंस पड़ा। मैंने किताब में पढ़ा है कि फ्रांस की रानी ने भी यही बात किसी दिन कही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं यह बात नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका से हम लोग लाखों टन गेहूं, चावल, पाउडर और मिल्क इंडिया भेजते रहते हैं। वह सब हम तुम जैसे लोगों के लिए ही भेजते हैं। फिर तुम लोग उन्हें खाते क्यों नहीं? चक्रवर्ती थोड़ी देर चुप रहा। उसके बाद बोला, अखबारों में पढ़ा है, आप लोग भेजा करते हैं। मैं समझ गया, वे चीजें ठीक स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं। मैंने कहा, ठीक है, कल 6 बजे मैं कलकत्ता से रवाना हो रहा हूँ। तुम 3 बजे मुझसे मिल सकते हो? पॉजिटिवली ठीक 3 बजे। यू मस्ट। चक्रवर्ती ने कहा, क्यों, आप किस लिए ऐसा कह रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ रुपए देना चाहता हूँ, कुछ और रुपए। पास में जो भी था तुम्हें दे दिया। कल होटल में तुम्हें और 300 दे सकता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू। चक्रवर्ती नानू कर रहा था, मगर मैंने जबरदस्ती उसे राजी कर लिया। टैक्सी के अंदर आने पर एक बार फिर से उसे याद दिला दिया, ठीक 3 बजे आना, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। ठीक 3 बजे। उस वक्त मैंने घड़ी की ओर ताका। रात के तब 2:30 बज चुके थे। ठीक 2:30। सवेरे देर से आंख खुली। उस वक्त मैं कहीं नहीं गया। हुकुमाली मेरे सामने आने में संकोच का बोध कर रहा था, मगर थोड़ी देर बाद ही उसका संकोच दूर हो गया। जिन जिन स्थानों को देखने को सोचा था, उनमें से किसी को भी देख नहीं पाया था। हुगली रिवर, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटैनिकल गार्डन्स, लेक्स, रेस कोर्स, गांधी घाट, कहीं भी नहीं जा सका। रात जिस ब्यूटीफुल कलकत्ता का साक्षात्कार किया था, उसके सामने सब कुछ फीका फीका लगने लगा। एकमात्र टेरेस पर ही खड़ा होकर गवर्नर्स हाउस की ओर ताकता रहा, अपलक। फिर उसके सामने के मैदान की ओर, फोर्ट विलियम और पलाशी गेट की ओर। ब्रेकफास्ट और लंच लेने के बाद अपने कमरे में आराम करने लगा। मेरा गाइड आया और आकर वापस चला गया। मैं खुद ही साइट सीइंग कर आया हूँ, मैंने कहा। हुकुमाली भी 2-4 बार झांक कर चला गया। मैंने घड़ी की ओर देखा। 3 बजे थे। चक्रवर्ती आएगा। बाकी 300 रुपए पॉकेट में रेडी करके रख दिए थे। अब देर बर्दाश्त नहीं हो रही है। घड़ी की ओर देखा। 3:15 हो चुके हैं। 3:20, 3:30। मैं उठकर खड़ा हो गया। अब देर नहीं की जा सकती है।
एयरपोर्ट की बस आ जाएगी। 6 बजे प्लेन रवाना हो जाएगा। उसके पहले ही तैयार हो जाना है। अचानक हुकुमाली ने आकर एक चिट्ठी दी। मैंने पूछा, चिट्ठी किसने दी? हुकुमाली ने बताया कि एक सज्जन नीचे मैनेजर के पास चिट्ठी दे गया था। चिट्ठी सील की हुई थी। लिफाफा खोलते ही मैं चकित रह गया। अंदर वही 700 रुपए थे जो मैंने दिए थे। 100 रुपए के 7 नोट और साथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी लिखी है MC चक्रवर्ती, आर्टिस्ट सप्लायर ने। लिखा है, डियर सर, पत्रवाहक की मार्फत वे 700 रुपए जो कल आपने मुझे दिए थे वापस कर रहा हूँ। आज 3 बजे आपसे मिलने का मैंने जो वादा किया था उसका पालन नहीं कर सका, क्योंकि कल रात की आखिरी घड़ी में मेरी पत्नी का देहांत हो गया। धन्यवाद। यही, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं। मैं चिट्ठी और नोटों को हाथ में थामे बहुत देर तक चुपचाप खड़ा रहा। कुछ सोच नहीं सका। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद मेरी चेतना वापस आई। एकाएक याद आया, 4:30 बज चुके हैं। होटल के सामने एयरपोर्ट की बस आ चुकी है। हुकुमाली मेरा सूटकेस लिए चला गया। उसके बाद? मैंने पूछा। मिस्टर रिचर्ड बोला, उसके बाद यही, रवाना हो रहा हूँ। मगर मैं आज आपसे कह देता हूँ, मिस्टर रिचर्ड ने कहा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्रिमिनल। यह अन्याय है। इस तरह की ईमानदारी पाप है। इस तरह की ऑनेस्टी की इस मॉडर्न दुनिया में कोई भी कीमत नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज क्रिमिनल, रॉन्ग। मिस्टर रिचर्ड की चिल्लाहट सुनकर दूसरी सीटों से सभी यात्रियों ने हमारी ओर गौर से देखा। मैं चुप रहा। 16,000 फीट ऊंचाई से मिट्टी की पृथ्वी के मनुष्य की समस्या के बारे में सोचना मुझे विलासिता जैसा लगा। कीमती डिनर और लेमन स्क्वैश लेने के बाद देश के संबंध में सोचना भी जैसे अपराध है। आंखों से आंसू बहाना भी क्राइम है। यही वजह है कि मैं चुप्पी साधे रहा। बहुत देर बाद मिस्टर रिचर्ड ने एकाएक पूछा, अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। कहिए। हम इंडिया के गरीबों के लिए लाखों टन व्हीट, राइस और मिल्क पाउडर भेजा करते हैं। किसके पास जाती हैं ये चीजें? वे सब गरीबों के पास क्यों नहीं पहुंचती हैं? वे कौन हैं? हु आर दे? मैं इस बात का क्या उत्तर देता? प्लेन के अंदर हम सभी साफ सुथरे कीमती सूट, टाई, ट्राउजर पहने बैठे हैं। हम सभी ने मोटी रकम लगाकर टिकटें खरीदी हैं। उसके बाद लेमन स्क्वॉश पिया है, टॉफी खाई है, डिनर खाया है। डिनर के बाद कॉफी पी है। हम लोगों को कौन सा अधिकार है कि हम इस पर बहस मुबाहसा करें? सोचा, कहूं, साहब, तुमने एक ही दिन कलकत्ता देखा है तो तुम्हारी यह हालत है। हम लोगों ने कलकत्ते में जिंदगी गुजारी है। मनुष्यता के इस अपमान का हम हर क्षण साक्षात्कार कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारी आंखों के आंसू सूख गए हैं। हम लोगों के बदन का चमड़ा मोटा हो गया है। अतः वे सब बातें रहने दो। आओ दूसरी बातें करें। लेट अस टॉक शॉप। लेकिन मैंने ये बातें नहीं कही। सामने रोशनी जल उठी। रोशनी के बीच लिखावट उग आई, फास्टन योर बेल्ट्स। मैंने बाहर की ओर निहारा। बंबई शहर की रोशनियां हीरे के टुकड़ों की तरह चारों तरफ बिखरी हुई हैं। प्लेन नीचे उतरने लगा है। हम एक ही क्षण में सांता क्रूज पहुंच जाएंगे। दोस्तों, कोई भी देश विकास के कितने ही दावे क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उस देश का सुशिक्षित युवा किसी शॉप में नहीं बल्कि अपने परिवार को भुखमरी से बचाने के लिए कोई गलत रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसी आजादी और ऐसी प्रगति क्या अपने मंतव्य को पूरा करने में सफल हो सकती है? सोचिएगा।
इसी विचार के साथ अब विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के प्रति अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित एवं प्रसन्न रहें। नमस्कार।